हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका फिजियोलॉजी पाठशाला की क्लिनिकल केस सीरीज में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन क्लिनिकल कंडीशन की, जो कि है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और सीओपीडी इन शॉर्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए, इंफॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं हमारे आज के पेशेंट से। A 40-year-old man who is a chronic smoker since last 10 years comes to the doctor with complaints of productive cough. Shortness of breath and fatigue since last 2 months. On examination, the doctor notes that the patient is afebrile, pulse is 96 per minute, blood pressure is 128 by 88 millimeters of mercury, and respiratory rate is 30 per minute. Patient has clubbing of fingernails, expiratory wheeze, his anteroposterior chest diameter is increased, and on percussion, the chest is hyperresonant. Chest X-ray shows bilateral hyperlucent lung fields, whereas spirometry report shows a significant reduction in the FEV1 by FVC ratio. Obviously, diagnosis is COPD, but चीफ कंप्लेंट्स में, हिस्ट्री में, एग्जामिनेशन में वो कौन से ऐसे क्लिंचर पॉइंट्स थे जिनसे हमने डायग्नोसिस बनाया। नंबर 1 is productive cough with wheezing. Number 2 is dyspnea with clubbing. Then is barrel-shaped hyperresonant chest, and lastly are the X-ray and the spirometric findings. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक नजर टाइप्स ऑफ सीओपीडीज पर भी डाल लेते हैं। सीओपीडीज आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जिसमें मेन प्रॉब्लम होती है इंटेंस एयरवे इन्फ्लामेशन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एंड एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन की। एंड सेकेंडली इज द क्रॉनिक एम्फाइजीमा, जिसमें मेन प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर वॉल्स। देखिए, इन कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस इन दोनों कंडीशंस को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीफ कंप्लेंट्स, साइंस, सिम्टम्स आर क्वाइट सिमिलर एंड बोथ ऑफ दीज कंडीशंस यूजुअली कोएग्जिस्ट इन द पेशेंट। बट फिर भी अगर डायग्नोस्टिक इनका करना हो हमें डिफरेंशिएशन, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज मोर ऑफ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, जो कि डिपेंडेंट है ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ डेली प्रोडक्टिव कफ lasting 3 months or more for at least 2 consecutive years. जबकि एम्फाइजीमा मोर ऑफ अ पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस है, जो कि डिपेंडेंट है ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रक्शन पे। नाउ क्रॉनिक एम्फाइजीमा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स, तो लेट्स डिस्कस इट्स इथियोपैथोजेनेसिस इन स्लाइट मोर डिटेल। मेन प्रॉब्लम विच लीड्स टू एम्फाइजीमा इज क्रॉनिक स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग से जो जनरेट होते हैं निकोटिन, टार एंड अदर केमिकल्स along with the excess production of the reactive oxygen species, उससे होती है intense inflammation of the airways, which leads to activation of immune cells in the airways such as neutrophils and pulmonary alveolar macrophages. और ये जो immune cells होते हैं, ये inactivate कर देते हैं कुछ protective enzymes को, जिन्हें हम कहते हैं एंटी प्रोटीएजेस। Now what are these anti proteases? जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, दे आर एंटी टू प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस कौन सी? इलास्टेज, कोलेजनेज, जो कि डिस्ट्रॉय कर सकती हैं इलास्टिक टिश्यू विद इन दी एल्वियोलर वॉल्स को। तो व्हाट हैपेंस इज कि जब ये एंटी प्रोटीएजेस खुद ही इनएक्टिवेट हो जाएंगी, तो देयर विल बी अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी ऑफ इलास्टेजेस एंड कोलेजनेजेस, जिससे शुरू हो जाएगा एक्सेसिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन। एक और इंपॉर्टेंट बात, besides smoking, the other important cause of emphysema is hereditary deficiency of alpha-1 antitrypsin protein. However, this is a rare cause. एक नजर कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल एंड एम्फाइजीमेटस लंग्स पर भी। देखिए, नॉर्मल लंग में क्या होता है कि जो एल्वेलाई हैं, दे आर जस्ट लाइक बलून्स। जैसे बलून को इन्फ्लेट करने में ही एफर्ट लगता है, लेकिन जब उसका डिफ्लेशन होता है वो खुद की इलास्टिक रिकॉइल से ही हो जाता है। इसी तरह हमारे एल्वियोलाई के अंदर भी इनहेलेशन पे ही एफर्ट लगता है, जबकि वो एक्सेलेशन में अपनी खुद की इलास्टिक रिकॉइल से मेजॉरिटी ऑफ द एयर इट इज थ्रोन आउट ऑफ द एल्वियोलाई। हाउएवर एम्फाइजीमा में प्रॉब्लम क्या है कि देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द इलास्टिक टिश्यू,
तो उसके कारण इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो एल्वेलाई जो बलून से पेपर बैग्स की तरह बन जाते हैं। तो पेपर बैग को तो आप इन्फ्लेट तो कर सकते हो, लेकिन वो खुद से डिफ्लेट तो नहीं होता ना। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप इनहेलेशन करते जाते हो, एक्सहेलेशन के टाइम जो है some amount of air it is retained back within the alveoli, and only a lesser amount of air it is thrown out, and even the exhalation it becomes a tedious process for the patient and demands effort, जिसके कारणों से dyspnea set in होने लग जाता है। और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स को हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज द FEV1 which is the forced expiratory volume in first second. Now what happens is कि जब पेशेंट एक्सहेलेशन शुरू करता है तो फर्स्ट सेकंड में वो कितनी एयर एक्सेल कर सकता है, ये है आपका FEV1 पैरामीटर। और ये जो एक्सेलेशन है ऑब्वियसली वो इलास्टिक रिकॉल पे डिपेंडेंट है ना। तो अगर इलास्टिक टिश्यू ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, या फिर कहें FEV1 इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। नाउ सेकंड पैरामीटर इज द फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी पैरामीटर। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी को सिंपली याद रखें कि इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच द पेशेंट कैन एक्सहेल। इसमें टाइम फैक्टर नहीं है, FEV1 में फर्स्ट सेकंड था। FVC is the maximum amount of air which the patient can totally exhale after taking in maximum amount of air। अब क्योंकि इसमें क्या है कि पेशेंट को आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो FVC is also reduced, लेकिन FEV1 is slightly more reduced than the FVC, तो overall ratio is reduced। Let's discuss some important clinical features of COPD in brief। Number one and the foremost is the barrel chest deformity। इसीलिए inspection is very important of the chest in these patients। अब barrel chest बनता क्यों है? Because anterior-posterior diameter of the chest it increases over a period of time because of chronic retention of air with every breath। Second is clubbing। Clubbing में क्या होता है कि जो nail bed का angle है वो distort हो जाता है, और इस कंडीशन को नाम भी इसीलिए देते हैं क्योंकि नेल्स जो होते हैं वो गोल्फ क्लब की तरह दिखने लग जाते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में कंपैरिजन देख सकते हैं एक नॉर्मल पेशेंट के नेल्स का विद दैट ऑफ क्लब्ड नेल्स इन अ COPD पेशेंट। पर यहाँ पे ध्यान रहे, क्लबिंग इज नॉट डायग्नोस्टिक ऑफ COPD, बट क्लबिंग जो है जिस भी पेशेंट में आप देखोगे उसमें सबसे पहले COPD रूल आउट हो जाना चाहिए, उसके बाद ही दूसरे कॉजेस की तरफ ध्यान जाना चाहिए डॉक्टर का। कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे हम इस केस में? नंबर वन इज हीमोग्राम, देन इज एक्सरे चेस्ट, स्पायरोमेट्री एंड द आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। हीमोग्राम में हीमोग्लोबिन मे और मे नॉट बी रिड्यूस्ड। देखिए अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस में हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो जाता है, ये हम सबको पता है। अब क्योंकि COPD एक क्रॉनिक कंडीशन है तो इसमें भी हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो सकता है, लेकिन सम अदर फाइंडिंग्स हैव सजेस्टेड दैट क्योंकि COPD के अंदर हाइपोक्सीमिया सेट इन हो जाता है विच कैन लीड टू एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेशन, जिसके कारण हीमोग्लोबिन जो है वो स्टेबलाइज्ड रहता है इन पेशेंट्स में एंड निगेट कर देता है जो रिडक्शन वाला उसकी टेंडेंसी होती है। सेकेंड इज द टोटल ल्यूकोसाइट काउंट विच इज ऑब्वियसली रेज्ड। देन इज डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। The WBCs are increased, every kind of WBC. However, eosinophils, basophils and lymphocytes are relatively higher in count than the other WBCs. ESR is increased just like any other chronic condition. Chest X-ray findings यहाँ पे PA and lateral views में हमने कंपेयर किया है नॉर्मल और COPD केसेस को। तो PA व्यू में आप बड़ी क्लियरली देख सकते हैं कि एक तो जो लंग फील्ड्स हैं वो एक्सपैंड कर गई हैं, दूसरा ट्रांसलूसेंसी इज मोर एंड द डोम्स ऑफ द डायफ्राम दे आर फ्लैट। जबकि लैटरल व्यू के अंदर आप देख सकते हैं वेरी क्लियरली दैट द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज इंक्रीज्ड। अनदर इंपॉर्टेंट टेस्ट इन एवरी केस ऑफ लंग डिजीज इज स्पायरोमेट्री, जिसमें हम पेशेंट को एक कंप्यूटराइज्ड मशीन में ब्लो करने को कहते हैं, ठीक है। और पेशेंट ने क्या करना होता है यहाँ पे कि सबसे पहले he or she will take a deep breath, then put the device in his or her mouth and blow as hard as possible। और जैसे ही वो एक्सपिरेशन कंप्लीट करेगा मशीन में, साथ ही साथ वो एक डीप ब्रेथ भी खींच लेगा मशीन में से ही।
और इससे बनेगा एक फ्लो वॉल्यूम लूप, जैसा कि यहां आप अपनी स्क्रीन पे इस टाइम देख सकते हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझाऊंगा सो दैट यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द FEV1 एंड FVC पैरामीटर्स। इसमें क्या होगा कि जैसे ही पेशेंट ब्लो करना सबसे पहले शुरू करेगा तो यहां पे कर्व प्लॉट होना शुरू हो जाएगा इस तरह। कुछ माइक्रोसेकंड्स में उसका पीक रीच हो जाएगा एक्सपिरेशन का, एंड दिस पॉइंट इज मार्क्ड एज द पीक एक्सपिरेटरी फ्लो। बट जैसे जैसे एक्सपिरेशन प्रोसीड करेगी तो फ्लो रेट जो है वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा, और जिस पॉइंट पे एक्सपिरेशन स्टॉप कर जाएगी पेशेंट की, पेशेंट इमीडिएटली टेक्स इन अ डीप ब्रेथ और उसी तरफ वापस हो जाएगा आपका डायग्राम और बन जाएगा आपका इंस्पिरेटरी लूप। तो ये इन टोटल इसके दो पार्ट्स होते हैं, द टॉप वन इज एक्सपिरेटरी लूप एंड द बॉटम वन इज द इंस्पिरेटरी लूप। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट हुई है इसकी टोटल वाइटल कैपेसिटी या पोस्ट वाइटल कैपेसिटी, और यहाँ पे FEV1 जो है इट इज प्लॉटेड which is the maximum amount of airflow in the first second of expiration and it is around 80 to 85%, जिससे कि derive हुई normal value of FEV1 by FVC which is more than 0.8 in normal subjects. However, in case of COPD patients, both FEV1 and FVC is reduced, and as you can recall, FEV1 is more reduced. और हमारे पेशेंट में क्या है कि ये रेशो है 0.56. There is a symmetric reduction in the flow volume loop in all dimensions. उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो कि है गोल्ड क्राइटेरिया, दैट इज द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर लंग डिजीज। इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग द सिवियरिटी ऑफ द COPD पेशेंट्स। अब ये गोल्ड क्राइटेरिया फर्स्ट ईयर MBBS के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इस वीडियो को सीनियर MBBS स्टूडेंट्स या जनरल फिजिशियंस देख रहे हैं तो आई वुड एडवाइज कि वो इस वीडियो को यहाँ पॉज करके गोल्ड क्राइटेरिया को जरूर स्टडी कर ले। नेक्स्ट इज द आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, जिसमें हम ये 4 पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करते हैं। एंड इन केस ऑफ COPD पेशेंट्स द मेन प्रॉब्लम इज हाइपोक्सीमिया, और इस हाइपोक्सीमिया का मेन कारण होता है जो एल्वियोलर वॉल्स की डिस्ट्रक्शन होती है, उससे सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज काफी कम हो जाता है, which secondarily leads to reduction in the oxygen saturation as well. Another important problem is hypercapnia, और वो क्यों? क्योंकि आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण CO2 की रिटेंशन शुरू हो जाती है, एंड एज यू ऑल नो CO2 तो एक एसिडिक गैस है, बिकॉज व्हेन कंबाइंड विद वाटर इट प्रोड्यूसेस कार्बोनिक एसिड, तो pH भी कम हो जाएगा। लास्टली डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर COPD पेशेंट्स। याद रखिए ABCs, एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम देंगे फॉर रिकरेंट रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, और इसमें हम एम्पेसिलिन या सेफेलोस्पोरिन्स को यूज कर सकते हैं। देन आर द ब्रोंकोडायलेटर्स, जिसमें हम एंटीकोलिनर्जिक्स जैसे कि इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड या फिर बीटा ट्रू एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट्स जैसे कि साल्बुटामोल को अलोन या इन कॉम्बिनेशन में यूजुअली वाया इनहेलेशनल रूट प्रेफर करते हैं देना। देन आर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि सिवियर केसेस के लिए रिजर्व किए जाते हैं, और ये यूज होते हैं बिकॉज ऑफ देयर एंटी इंफ्लामेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन के लिए, एंड दे कैन बी गिवन बाय इनहेलेशनल और ओरल रूट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, cessation of smoking is very important in these patients along with oxygen inhalation if the oxygen saturation is low. So उम्मीद है आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद भी आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली बार एक और नए वीडियो में एक और नए केस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।